तो आज हमें स्टार्ट करना है अपना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ आवर सिलेबस। एंड क्या कहूँ इस चैप्टर के बारे में, आपके सीएम में इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में ये वाला जो चैप्टर है लगातार बार बार हर अटेम्प्ट में विदाउट एनी फेल, गाइज प्लीज़ नोट माई वर्ड्स, विदाउट एनी फेल ये वाला चैप्टर आता रहा है। रेयरली कोई एक आध ऐसा अटेम्प्ट रहा है जहाँ पर ये वाला चैप्टर नहीं है, अदरवाइज 7 मार्क्स 8 मार्क्स मैंडेटरी चैप्टर ये वाला आता ही आता है। तो अगर मैं कहूँ एबीसी कैटेगरी में कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला चैप्टर भाई एबीसी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका कि आपको बहुत अच्छे से इन डेप्थ एनालिसिस, इन डेप्थ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो इन डेप्थ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जी हाँ, चार्ट्स बराबर बना के, क्लासेस प्रॉपरली अटेंड करके और होमवर्क करके, इतनी चीज़ें तो आपको पता ही है। तो यस, क्या आप सब रेडी हैं टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस? चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस सर, वी आर रेडी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई अब इंडियन गवर्नमेंट को राइट चाहिए, किस चीज का राइट? टैक्स को रिकवर करने का राइट मिल गया। सेक्शन 265 एंट्री नंबर 82 जो यूनियन लिस्ट है, राइट मिल गया इंडियन गवर्नमेंट को इनकम टैक्स रिकवर करने का। हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा राइट सबसे पहले चाहिए होता है टैक्स रिकवर करने के लिए, वो ऑलरेडी मिल गया। चलो बहुत अच्छी बात है जी, राइट मिल गया इनकम टैक्स को रिकवर करने का। अब सवाल ये उठता है कि जो इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो किससे राइट रिकवर कर सकती है? सर सबसे पहले तो वो आपके घर आएंगे, आप इतना इनकम कमाते हो और झूठ बोलते हो कि आप टैक्स नहीं पे करते, इनकम बहुत कम आपकी होती है, आप बोलते हो 200 रुपीज़ 250 रुपीज़ में आपकी क्लासेस अवेलेबल होती हैं, जबकि अवेलेबल होती हैं 6000 रुपीज़ 5000 रुपीज़, इतनी महंगी क्लासें अवेलेबल होती हैं। तो सर सबसे पहले तो आपके घर आएंगी वो टैक्स रिकवर करने। अरे नालायक, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो हर समय? तो जी हाँ, वो हम सबके घर आएंगी, ऑब्वियस सी बात है, जो जो इनकम अर्न करेगा उन सबके घर आएंगी। भाई इनकम कौन आएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स रिकवर करने के लिए। उनको राइट किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने राइट दिया। भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बोला कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप जाओ, आप इनकम टैक्स रिकवर करो उन तमाम लोगों से जो इनकम कमा रहे हैं। अब सवाल क्या उठा? सुनना, सवाल ये उठा भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है ठीक है जो इंडियन है उससे तो मैं टैक्स रिकवर करूंगी, लेकिन भाई सुनो, जो फॉरेनर है, हाँ मान लो कोई अमेरिकन है, जॉर्ज, क्या नाम है अमेरिकन का? जॉर्ज, ऐसे ऐसे प्रोनाउंस करते हैं वो लोग, जॉर्ज नहीं प्रोनाउंस करते, जॉर्ज। तो एक अमेरिकन है जॉर्ज, वो बहुत सारा पैसा कमाता है भाई, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है अमेरिका का, ठीक है, जॉर्ज। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वहां जा सकता है उससे इनकम टैक्स रिकवर करने? क्योंकि इनकम तो वो भी कमा रहा है, जॉर्ज भी तो इनकम कमा रहा है। अब वो जब इनकम कमा रहा है तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अमेरिका जा सकता है उससे इनकम टैक्स रिकवर करने के लिए? आंसर इज नो सर, बिल्कुल भी नहीं जा सकता। कोई भी पर्सन, कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी, चाहे वो जिस भी भाई प्रांत की हो, जिस भी देश की हो, वो अपने प्रांत के लोगों से ही इनकम टैक्स कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका राइट अपने प्रांत के, अपने देश के लोगों पर ही होता है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात करी तुमने कि जो इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो तुमसे टैक्स रिकवर करेगा, मुझसे करेगा। हाँ तुमसे करेगा जब तुम सीएम में बन जाओगे, मोटा पैकेज होगा तुम्हारा, 12 लाख 15 लाख 20 लाख का पैकेज होगा तुम्हारा, मोटा पैकेज होगा, तब तुमसे टैक्स रिकवर करेगी इनकम टैक्स अथॉरिटी। मुझसे तो अब रिकवर कर ही रही है, लेकिन बहुत कम कर रही है भाई, क्योंकि तुम्हें पता ही है मेरी इनकम कितनी है, कुछ भी नहीं है भाई। तो हम सबसे तो रिकवर करेगी। ठीक है, अब सुनना, अब एक मैं तुम्हें एक भाई वो बताता हूँ, एक सिचुएशन बताता हूँ। ठीक है, अब भाई मैंने और आगे 20 साल 25 साल 30 साल मैंने पढ़ाया, उसके बाद मैं रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद मैंने कहा भाई अब मैं ना भाई इंडिया में नहीं रहना चाहता, मैं इंडिया से बाहर रहना चाहता हूँ। और पढ़ाने का क्या है, ऑनलाइन हो गया है सब, ठीक है भाई पढ़ाना मैं कंटिन्यू रखूँगा, कोई बात नहीं। तो क्या हो गया, अगर मैं रिटायर हो गया तो भी मैं पढ़ाना तो कंटिन्यू रखूँगा भाई, इनकम अर्न तो करता रहूँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना ऑनलाइन सेटअप, जो ये मेरा ऑनलाइन सेटअप था, इसे उठा के मैं बाहर चला गया और मैं बाहर कहीं सेटल हो गया। सपोज मैं दुबई में सेटल हो गया, या मैं यूएस में सेटल हो गया, या मैं स्पेन में सेटल हो गया, मैं कहीं इंडिया से बाहर जाके सेटल हो गया और वहाँ से मैं अर्निंग कर रहा हूँ सारी की सारी। अब दुविधा ये, दिक्कत ये कि क्या अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं तो इंडियन ही हूं, क्या अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास राइट है कि वो मुझसे टैक्स रिकवर करे? मैं जो अर्निंग कर रहा हूं वो इंडिया से बाहर अर्निंग कर रहा हूं। भाई कई लोग होते हैं जो जॉब पहले इंडिया में करते हैं, पहले 5-6 साल जॉब इंडिया में करेंगे, फिर 5-6 साल बाद बाहर चले जाएंगे, यूएस चले जाएंगे, यूके चले जाएंगे, या किसी और देश में चले जाएंगे, और जो जॉब करेंगे वो बाहर के किसी देश में जॉब करेंगे। ऐसा बहुत सारी बार होता है।
तो अब सवाल ये उठता है, क्या इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी का राइट उस पर्सन पे है जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है लेकिन इंडियन है, जो कनाडा में बैठा है लेकिन इंडियन है, जो यूएस में बैठा है लेकिन वो इंडियन है, उसने पला बड़ा इंडिया में से, कॉलेज किया इंडिया से, स्कूल किया इंडिया से, सारी एजुकेशन करी इंडिया से, लेकिन वो अर्न बाहर कर रहा है। तो क्या इनकम टैक्स अथॉरिटीज का राइट होना चाहिए उस पर्सन पे जो है तो इंडियन, है तो दिल्ली का, बॉम्बे का, चेन्नई का, लेकिन बाहर बैठ के इनकम अर्न कर रहा है? क्या इनकम टैक्स अथॉरिटीज का उस पर राइट होना चाहिए? तो भाई लॉ ने इस चीज का जवाब दिया। अब देखो ये सवाल पूछे थे अमेरिकन भी, ठीक है, ऐसा नहीं इंडियन टैक्स अथॉरिटी सवाल पूछे, अमेरिकन टैक्स अथॉरिटी भी सेम सवाल पूछी थी कि भाई कई अमेरिकन होते हैं, पढ़ाई करते हैं अमेरिका में, कॉलेज करते हैं अमेरिका में, ट्रेनिंग लेते हैं अमेरिका से, स्कूल करते हैं अमेरिका से, उनके पेरेंट्स होते हैं अमेरिका में, उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं अमेरिका में, सारा घर वर सब कुछ होता है अमेरिका में, लेकिन वो अमेरिका से उठकर कहाँ चले जाते हैं यूरोप। वो अर्निंग कर रहे हैं यूरोप में, वो अर्निंग कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनका शिफ्ट हो जाता है भाई ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, या वो अफ्रीका चले गए, या वो इंडिया आ गए, एशिया आ गए, कहीं और चले गए। तो क्या अब अमेरिकन टैक्स अथॉरिटीज का राइट रहा अपने लोगों पे, जो हमारे लोग हैं, हमारे मतलब उनके सिटीजन हैं, क्या उस पर राइट रहा टैक्स रिकवर करने का? तो ये कंफ्यूजन बहुत बड़ी है, क्योंकि अगर ये कंफ्यूजन भाई सॉल्व नहीं हुई, अगर ये कंफ्यूजन, ये डिस्प्यूट को इरेज नहीं किया गया, तो बहुत बड़ा दिक्कत है। एक ही पर्सन पे, एक ही इनकम पे दो गवर्नमेंट टैक्स लेंगी। सबसे पहले तो जो इंडियन है, जैसे मैं हूं, मैं मान लो यूएस सेटल हो गया, तो यूएस गवर्नमेंट मेरी अर्निंग पे टैक्स लेगी, दूसरा इंडियन गवर्नमेंट मेरी अर्निंग पे टैक्स लेगी, तो दो लोग मेरी अर्निंग पे टैक्स लेंगे। तो ये कंफ्यूजन का सॉल्व होना बहुत जरूरी है कि टैक्सेबिलिटी को किस चीज से लिंक किया जाए। क्या बाय बर्थ जिस कंट्री का वो सिटीजन है, जिस कंट्री का वो बाशिंदा है, क्या उस कंट्री को राइट दिया जाए बाय बर्थ मैं जिस कंट्री में मौजूद हूं, या फिर जो मेरी कर्म भूमि है? तो दो तरह की भूमि होती है भाई, जन्म भूमि और कर्म भूमि। अगर तुम ये हिंदी के वर्ड समझते हो तो चैट बॉक्स में लिखो यस, जन्म भूमि और कर्म भूमि। मेरी जन्म भूमि है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में पैदा हुआ, सिटीजन हिंदुस्तान का हूं, पासपोर्ट हिंदुस्तान का है, सारी चीजें भाई हिंदुस्तान की है। लेकिन जो कर्म भूमि है, जहां मैं काम कर रहा हूं, वो है भाई यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया से बाहर है कोई। तो अगर मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि में डिफरेंस है, तो किसको राइट मिलेगा मेरे से टैक्स रिकवर करने का? कौन मेरे से टैक्स रिकवर कर सकता है? ये उठता है सबसे बड़ा सवाल। ये उठता है सबसे बड़ा सवाल कि जो जन्मभूमि है, उनके भाई लोगों को, जहां आपका जन्म हुआ है, उनके गवर्नमेंट को आपसे टैक्स रिकवर करने का राइट मिलता है, या जो आपकी कर्म भूमि है वहां से आपको राइट मिलता है। कर्म मतलब जहां आप काम कर रहे हो, जहां आप अर्न कर रहे हो, वहां राइट बनता है आपका टैक्स पे करने का। तो इसका सीधा सा जवाब भाई पूरे वर्ल्ड के जो टैक्स एक्सपर्ट्स थे, पूरे वर्ल्ड के जो भाई फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, पूरे वर्ल्ड के जो फाइनेंशियल भाई ज्ञाता थे, उन सब ने इसका एक ही जवाब दिया। इसका और कोई जवाब नहीं है भाई, इसका एक ही जवाब है, जो आपकी कर्म भूमि है, विच इज योर वर्किंग प्लेस। देखो कितना अच्छा डिफाइन किया है अमित कुमार यादव ने, कहता है बर्थ प्लेस और वर्किंग प्लेस। तो भाई सभी ने ये बोला, आप जहां काम कर रहे हो, आप जिस जगह पर बैठ के उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो और तब पैसे अर्न कर रहे हो, आपने जहां नौकरी करी है, जहां आपकी कंपनी सिचुएटेड है, जहां के लोगों को आप सर्विसेज दे रहे हो, मतलब जैसे अगर मैं यूएस में नौकरी करता हूं तो भाई मैं यूएस की कंपनी को सर्विसेज दे रहा हूं ना, तो वहीं के रिसोर्सेज खा रहा हूं, खाना वहीं का खा रहा हूं, पानी वहीं का पी रहा हूं, सांस वहीं पर ले रहा हूं, रह वहीं पर रहा हूं भाई यूएसए में मैं, है ना। तो मैं सारी चीज़ें भाई वहीं तो कर रहा हूं, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना मैं रह रहा हूं यूएसए में, लेकिन मेरे लिए रोज़ खाना बन के आता है इंडिया से, मेरे लिए पानी आता है इंडिया से, मेरे लिए हवा आती है इंडिया से, ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। गवर्नमेंट ने बोला, और सारे जो मतलब बुद्धिजीवी थे, सारे जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, उन सब ने बोला कि भाई जो आपकी कर्म भूमि होगी वहीं पर टैक्सेशन का राइट होना चाहिए, उसी गवर्नमेंट को टैक्स रिकवर करने का राइट होना चाहिए जहां पर आप एक्चुअली रहते हो, क्योंकि जहां रहते हो ऑब्वियसली बात है आप कर्म वहीं पर कर रहे हो। तो टैक्सेशन का राइट लेने का अधिकार उस गवर्नमेंट को हुआ जहां आप रहते हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जहां आप रहोगे वहीं का आप रिसोर्सेज खाओगे, वहीं का आप खाना खाओगे, वहीं का आप पानी पियोगे, वहीं का आप हवा लोगे। तो रेजिडेंस का जो कॉन्सेप्ट निकल के आया टैक्सेबिलिटी को एनहांस करने में, टैक्सेबिलिटी को भाई मदद करने में, वो रेजिडेंसी का जो कॉन्सेप्ट निकल के आया वो ये निकल के आया कि भाई जो पर्सन जहां का रेजिडेंट है, जो पर्सन जहां का रेजिडेंट है, उसको वहीं की गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा।
अब ये बात सुन के जो पर्सन इंडिया का है और जो बाहर जाता है इंडिया से काम करने के लिए, ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट पता है उसको क्या कहती है? इंडियन गवर्नमेंट उसको कहती है, अरे सुनो भाई, बताना तुम्हारी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? वो कहेगा इंडिया से। अच्छा बताना तुम्हारा कॉलेज कहाँ से हुआ था, तुमने कॉलेज कहाँ से करा था? वो कहेगा इंडिया से करा था भाई कॉलेज। बताना तुमने जो मिट्टी खाई थी बचपन में घुटने के बल जब चलते थे आंगन में, तो मिट्टी कहाँ की खाई थी? इंडिया की भाई। बताना तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ के हैं? इंडिया के। बताना तुम्हें जो अपना प्यार मिला था, ज़िंदगी का प्यार, वो कहाँ मिला था? इंडिया में। सब चीज़ें इंडिया में हुई थी। अब तुम कुछ साल से बाहर चले गए तो तुम इंडिया के गवर्नमेंट को भूल गए, अब तुम टैक्स दोगे ही नहीं। हाँ भाई हाँ, जितना इमोशनल अत्याचार करना है कर लो, जितना भी पैट्रियोटिक सॉन्ग गाने हैं गा लो, लेकिन टैक्सेशन का रूल यही है, जो पर्सन जहाँ रहेगा वहीं उसको टैक्स पे करना है। इट इज़ नॉट रेलिवेंट, भाई सुन लेना बात ध्यान से, इट इज़ नॉट रेलिवेंट वेयर हैव यू टेकन बर्थ, it is not relevant where have you got your education, it is not relevant where are your parents living, it is not relevant where is your home, it is not relevant where did you do your graduation, where did you do your college, where did you do your marriage, where did you find your life partner, where did you had kids। ये सब कोई बेकार की बातें हैं, ये सब बातों का बिल्कुल भी तथ्य नहीं है भाई। गवर्नमेंट ये कहती है तुम जिस कंट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज रहते हो, जहां पर अपना गुजारा सबसे ज़्यादा करते हो, जहां पर तुम सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डेज रहते हो, वहां के तुम रेजिडेंट हो और उस गवर्नमेंट को राइट मिल गया है तुमसे टैक्स रिकवर करने का। दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस का क्या मतलब? रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब बता दो भाई तुम कहाँ रहते हो, बता दो तुम कहाँ रहते हो। तो अब इस चैट बॉक्स में सब स्टूडेंट्स बताएंगे कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं। सब स्टूडेंट्स बता दो कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं। अमित कुमार कह रहा है बर्थ प्लेस एंड वर्किंग प्लेस विल बी सेम और डिफरेंट। अरे भाई बर्थ प्लेस और वर्किंग प्लेस अगर सेम है तो दिक्कत ही नहीं, तो टेंशन ही नहीं। फिर तो वही गवर्नमेंट भाई टैक्स रिकवर करेगी। वो तो जब वो दोनों डिफरेंट होते हैं तब टेंशन की बात आती है भाई, है ना। अरे स्टेट बताओ, इंडिया तो मुझे पता है तुम सब इंडिया से हो, मैं तो स्टेट पूछ रहा हूँ कौन सी स्टेट से हो। वेरी गुड वेरी गुड। बर्थ प्लेस एंड वर्किंग प्लेस जहाँ पर दोनों अलग अलग है वहाँ पर दिक्कत आती है। अगर बर्थ प्लेस और वर्किंग प्लेस सेम है, जैसे मैं हूँ, मेरा बर्थ प्लेस भी सेम है और मेरा वर्किंग प्लेस भी सेम है, मेरे दोनों सेम है, बर्थ प्लेस भी सेम है, वर्किंग प्लेस भी सेम है, मेरे लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं तो टैक्स इंडिया में भरूंगा, मेरा बर्थ प्लेस भी सेम है, वर्किंग प्लेस भी सेम, मेरे टेंशन की बात नहीं। टेंशन की बात किसके लिए है? जिसका वर्क प्लेस अलग, बर्थ प्लेस अलग, उसके लिए टेंशन की बात है। अच्छा, कोलकाता सब लिख रहे हैं इंडिया, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, अहमदाबाद, केम छो मजामा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ओ जयपुर, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, बिहार, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, पंजाब से भी है कोई। पंजाब में कहाँ से हो भाई? कैरथल, अलवर, राजस्थान। अच्छा, उड़ीसा, ओ समवन ज्वाइनिंग फ्रॉम उड़ीसा, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। तो यहाँ पर मल्टी कल्चरल भाई स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ से भी कोई आ गया, अरे वाह, गाजियाबाद, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक रेजिडेंशियल स्टेटस का। रेजिडेंशियल स्टेटस को जानने का पर्पस ये कि कौन सी गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी, आप कहाँ के रेजिडेंट बन गए, आप कहाँ पर टैक्स देने की लायबिलिटी रखोगे, वो डिटरमाइन करने के लिए आपका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना पड़ता है। और रेजिडेंशियल स्टेटस को कैसे डिटरमाइन करते हैं वो अब हम लोग जानेंगे इस वाले चैप्टर में, कि सर हमें कैसे पता लगे, जैसे मैं हूँ या तुम हो, ठीक है, तुम्हें कैसे पता लगे कि तुम्हारा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। अब देखो ऐसा भी हो सकता है भाई, मैं हूँ, ठीक है, सपोज एज्यूम करो मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, ठीक है, और मैं घूमता हूँ, मैं कभी स्पेन जाता हूँ, मैं कभी ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, मैं कभी अमेरिका जाता हूँ, मैं कभी घूमने जाता हूँ सिंगापुर, मैं कभी घूमने जाता हूँ थाईलैंड, मैं कभी घूमने जाता हूँ मलेशिया, कभी स्पेन, अलग अलग कंट्रीज़ में मैं घूमता रहता हूँ, ठीक है। अब दिक्कत ये होगी अगर मैं मल्टीपल कंट्रीज़ में घूम रहा हूँ तो मेरा रेजिडेंशियल स्टेट कहाँ का है, रेजिडेंशियल स्टेटस कहाँ का है। तो भाई उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये चैप्टर देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है भाई रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, ठीक है सर। सर सब जीएसटी काउंसिल यहाँ है। केरला से कोई नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर ऑल्सो मिसिंग। अब बस हो गया, ठीक है, अब स्टेट को काउंट नहीं करेंगे हम कि कौन से स्टेट मिसिंग है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस, शॉर्ट फॉर्म है RS, और सेक्शन 6 इसका याद रखना, सेक्शन 6 रेजिडेंशियल स्टेटस का हमारा सेक्शन है, ठीक है।
तो अब रेजिडेंशियल स्टेटस भाई इंडिविजुअल के केसेस में 3 टाइप के रेजिडेंशियल स्टेटस होते हैं, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ठीक है, 3 तरह के स्टेटस हमारे पीरियड ऑफ स्टे के हिसाब से, कितने दिन एक इंडिविजुअल इंडिया में रहा है उसके हिसाब से इंडियन अथॉरिटीज बताएंगी कि वो या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। सर अब एक चीज बता दो, क्या फर्क पड़ेगा अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गया, क्या फर्क पड़ेगा अगर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गया, क्या फर्क पड़ेगा अगर वो नॉन रेजिडेंट बन गया? अगर कोई पर्सन इन तीनों में से कुछ भी बन गया सपोज, तो सर की फर्क पैदा है, की फर्क पैदा, बताओ सर क्या फर्क, क्या व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? यस, इट विल मेक सर्टेन डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसको अपनी मैक्सिमम इनकम पे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, और जो नॉन रेजिडेंट है उसको अपनी बहुत कम इनकम पे इंडिया पे टैक्स देना पड़ेगा, और जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसको सो अपनी कुछ इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में, कुछ पे नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो तो आपकी 100% इनकम इंडिया में टैक्स होगी, आपको सबसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो तो। अगर आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो तो कुछ इनकम आपकी इंडिया में टैक्स होगी, कुछ नहीं होगी। और अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो आपकी मैक्सिमम इनकम इंडिया में टैक्स नहीं होगी, आपकी मैक्सिमम इनकम इंडिया में टैक्स नहीं होगी। तो ज़रा चैट बॉक्स में बता दो, अगर तुम्हें ऑप्शन मिले तो तुम क्या बनना चाहते हो? ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? तुम क्या बनना चाहोगे, बता दो ज़रा। हाँ यश, मैं अभी तुम्हें सारी डिटेल देता हूँ, ठीक है? तुम्हें मोबाइल नंबर भी ट्रांसफ़र करता हूँ, स्पेशली जो भाई गर्ल्स हैं क्लास के, सारे नंबर मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, ठीक है? नालायक गुजरात वाला कोई है क्या? यश पूछ रहा है। हाँ, तो तुम क्या बनना चाहोगे बताओ? नॉन रेजिडेंट, आकाश मॉडल कह रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। एनी प्रूडेंट पर्सन, एनी इंटेलिजेंट पर्सन कहेगा सर हमें नॉन रेजिडेंट बनना है। नॉन रेजिडेंट क्यों बनना है? नॉन रेजिडेंट इसलिए बनना है कि भाई हमारी जो इनकम है, मैक्सिमम इनकम जो है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, और इंडिया आपको पता है वन ऑफ द कंट्रीज जिसमें हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है। ठीक है, रेट ऑफ टैक्स बहुत ज़्यादा है इंडिया में। तो हाँ, अगर हमारा बस चले और भगवान हमको कोई ऐसी जादुई शक्ति दे दे कि हम सब नॉन रेजिडेंट बन जाएं, तो हमारा एम होगा हम सब नॉन रेजिडेंट बन जाए ताकि हमें इंडिया में कम से कम टैक्स देना पड़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई जादुई शक्ति नहीं है भाई। यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हैं, उसके तहत डिटरमाइन होता है कि आप रेजिडेंट बनोगे या नॉन रेजिडेंट बनोगे। तो आज हमें वो रूल्स डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है? तो इंडिविजुअल के रूल्स हमें डिटेल में पढ़ने हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस के, कि कोई पर्सन इंडिया में रेजिडेंट कैसे बनता है। फिर हम आएंगे HUF पे, ठीक है? HUF के रूल्स पढ़ेंगे कि भाई कोई HUF इंडिया में रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कैसे बनता है। फिर हम आएंगे भाई कंपनी पे, कंपनी के रूल्स पढ़ेंगे कि भाई कोई कंपनी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कैसे बनती है, तो कंपनी के कुछ रूल्स पढ़ेंगे। और लास्ट में हम AOP BOI पे आएंगे और वहाँ देखेंगे कि भाई AOP BOI भाई कैसे बनता है, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। AOP BOI के भी रूल्स देखते, तो हम सब के रूल्स देखेंगे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं भाई, मार्क कर लो, बोल्ड और अंडरलाइन से मार्क कर लो, एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आएगा वो इंडिविजुअल से ही आएगा। मार्क कर लो, बोल्ड अंडरलाइन से मार्क कर लो, एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आएगा वो मोर ऑफन देन नॉट इंडिविजुअल से ही आएगा, इसी वाले पार्ट से आएगा। इससे रेयरली पूछा जाता है, इससे रेयरली पूछा जाता है, आगे रेयरली पूछा जाता है। इंडिविजुअल से ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है सर? बात समझ में आ गई। सर कुछ ऐसा ट्रिक नहीं हो सकता नॉन रेजिडेंट के लिए? नहीं यश, ऐसा कोई ट्रिक नहीं हो सकता, नालायक। सब नॉन रेजिडेंट बनना चाहते हैं, इंडिया में टैक्स नहीं देना चाहते हैं ना। टैक्स दो, जब इंडिया के हो और इंडिया से अर्निंग कर रहे हो तो टैक्स दो भाई, इंडिया में ही टैक्स दो, ऐसे नहीं होता, ठीक है? चल ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो आओ आज हम शुरू करते हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। भाई इस टॉपिक का जो इंपॉर्टेंस है वो जेन्युइनली बोल रहा हूँ नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है। मतलब ये वीडियो अगर तुम ऐसे चलते फिरते देख रहे हो या ऐसे टाइम पास करते हुए देख रहे हो, ऐसे चलो देख लेते हैं आपकी वीडियो भी, कोई बात नहीं, हम कुछ खा रहे हैं साथ में, नेटफ्लिक्स भी चला रहे हैं सर, हम ऐसे ही देख लेंगे, मत देखना, गलती करोगे। क्योंकि ये वीडियो एक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर कोई भी और काम कर रहे हो, काम छोड़ दो। और कानों की पोजीशन कैसे रखनी है ज़रा चैट बॉक्स में बता दो। कानों की पोजीशन कैसे पकड़ के रखनी है ज़रा चैट बॉक्स में बता दो। नहीं विशाल मिश्रा, कोई लेट नहीं पहुंच रहा तुम्हारा कमेंट। कानों की पोजीशन सबको कैसे रखनी है चैट बॉक्स में बता दो ज़रा। एकदम ध्यान से पूरे टॉपिक को समझना, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात भाई, एग्जाम में आएगा ही आएगा, मैंडेटरी है, कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन। वेरी गुड, देखो सबने कान बना के भेजे हैं। प्रभा शर्मा ने ऐसे क्वाइट वाला सिंबल भेजा है, वेरी गुड। चलो ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। रेजिडेंसी ऑफ इंडिविजुअल, पीरियड ऑफ स्टे, कितने दिन आप इंडिया में बिताओ कि आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अधिकार मिल जाएगा आपसे टैक्स रिकवर करने का। परवाइल ले कि आप ऑस्ट्रेलिया के हो, परवाइल ले कि आप अमेरिका के हो, परवाइल ले कि आप
न्यूजीलैंड के हो, परवाह कि आप यूरोप के हो, मुझे कोई परवाह नहीं आप किस कंट्री के हो। अगर आपने इतने दिन इंडिया में बिता दिए, भाई सुनना, और रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल का अलग अलग डिटरमाइन होता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए मैं इंडिया का रेजिडेंट हूँ, ऐसा हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए मैं अमेरिका का रेजिडेंट हूँ, ऐसा हो सकता है 27-28 में मैं ऑस्ट्रेलिया का रेजिडेंट हूँ। हर एक साल के लिए अलग अलग रेजिडेंशियल स्टेटस बिल्कुल हो सकता है भाई, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हर एक साल आप अपनी कंट्री चेंज कर रहे हो, आप अपना प्लेस चेंज कर रहे हो जहां आप रहते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन आप कहां रहते हो किस साल में आपका प्लेस चेंज हो जाएगा, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाएगा। तो हर साल का रेजिडेंशियल स्टेटस अलग 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 डिटरमाइन करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है करंट ईयर में मैं मैक्सिमम टाइम इंडिया में रहा हूँ, ठीक है, अगले साल मैं चला गया दुबई, मैं मैक्सिमम टाइम दुबई में रहा, फिर उससे अगले साल चला गया मैं यूरोप में मैक्सिमम टाइम रहा। तो डिपेंड करता है आप इंडिया में कितने दिन हो, आपका पीरियड ऑफ स्टे इंडिया में कितना है, आप इंडिविजुअल हो और आपका पीरियड ऑफ स्टे इंडिया में कितना है, उसके हिसाब से आपका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ी ही सिंपल सी एक टेक्निक बताई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ी ही सिंपल सी एक टेक्निक बताई। टेक्निक क्या है जरा सुन लेना ध्यान से, टेक्निक क्या है भाई सुन लेना जरा ध्यान से। भाई एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में 365 डेज होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला अगर भाई तुम इंडिया में रह गए 365 डिवाइड बाय 2, जरा करके देखो कैलकुलेटर पे, 365 डिवाइड बाय 2 182.5, क्या आया 182.5, देख लो जरा क्या आया, क्या आया 182.5। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया भाई अगर तुम आधे साल 6 मंथ्स 180 डेज नहीं बोला, 182 बोला, ठीक है, क्यों 365 डिवाइड बाय 2 करा। अगर तुम आधे साल से ज्यादा इंडिया में रह गए तो तुम इंडिया के रेजिडेंट बन गए। अरे भाई सुनो 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 गांव वालों सुनो, तुम इंडिया का गवर्नमेंट के अंडर टैक्स लायबिलिटी तुम्हें कब पे करनी पड़ेगी, तुम्हारी इनकम इंडिया में कब टैक्स होगी, इंडियन गवर्नमेंट कब तुम्हारे घर छापा मार के कह सकती है लाओ अपनी इनकम दिखाओ और मेरे को टैक्स पे करो, तुम्हारी जितनी भी इनकम है इंडियन गवर्नमेंट के पास तुम्हारा अधिकार कब आ जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट के पास तुम्हारा अधिकार तब आ जाएगा जब आप मोर देन और इक्वल टू 182 डेज इंडिया में रहते हो। बस आप इंडिया में रह लो, अगर आप इंडिया में मोर देन 182 डेज रह गए तो आप इंडिया के रेजिडेंट बन गए उस साल के लिए, और आपको टैक्स कहां पे करना पड़ेगा, इंडिया में पे करना पड़ेगा। 182 या उससे मोर, देखना क्या है, मोर देन और इक्वल टू, या तो 182 डेज या उससे ज्यादा। तो पहली कंडीशन जो रेजिडेंसी की है वो है भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा 61A बोलते हैं इसको, 61A सबसेक्शन याद करने की वैसे जरूरत नहीं है, बट अगर चार्ट लिखते लिखते याद हो जाए तो बल्ले बल्ले नहीं, शावा ते शावा, एग्जाम में लिख दोगे, एग्जामिनर पे इंप्रेशन का पड़ेगा तगड़ा, ठीक है, पड़ जाए इंप्रेशन, अच्छी बात है। तो ठीक है, सो अगर आप इंडिया में रहे 182 डेज या उससे ज़्यादा तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस इंडियन बन जाएगा और आपको इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ जाएगा। सिंपल सी बात है। सबसे पहला रूल जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया वो ये बनाया, अगर आपने 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में स्पेंड कर लिए तो हम आपको इंडिया का रेजिडेंट बना देंगे, और आप इंडिया के रेजिडेंट अगर बन गए तो आपको इनकम टैक्स इंडिया में पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अधिकार हो जाएगा किस पे, आप पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अधिकार हो जाएगा किस पे, आप पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अधिकार हो जाएगा। ठीक है चलो बात समझ में आ गई। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, और क्या ये मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा? जी हाँ, मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा। आपको जीतने का मैं पूरा पूरा मौका देता हूं, विदाउट एनी चीटिंग, विदाउट एनी एनी काइंड ऑफ डूइंग एनी हैंकी पैंकी स्टफ। मैं जो मार्क्स होते हैं वो ऐसे बोर्ड पे लिख देता हूं और आपको पूरा मौका दे रहा हूं मार्क्स अपने बढ़ाने का। तो एक क्वेश्चन है, हाँ जितने भी क्लास में, कई बच्चे पूछते हैं मेरे से व्हाट्सएप पे, सर जो आप क्लास में क्वेश्चन कराते हो रजिस्टर में करने नहीं करने, मतलब बेफिजूल का सवाल है भाई। ऑफ कोर्स करने हैं, कोई डाउट ही नहीं है। जो मैं क्लास में यहाँ लिख रहा हूँ, जो पहले से लिखे हुए आता हूँ, जो क्लास में लिखता हूँ, सब आपको क्लास में करने हैं। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। मिस्टर यश, रमेश भाई, stays in India for the following periods। ठीक है, A 120 days, B 45 days, C 210 days, D 80 days,
इन सितंबर अक्टूबर and 120 days in January to March. Comment residential status as per 61A. अभी सिर्फ 61A का यूज करेंगे, ठीक है। 61A के बाहर नहीं जाना अभी हमें। अभी सिर्फ मैं आपको 61A की एप्लीकेबिलिटी समझा रहा हूं। 61A के अकॉर्डिंग अभी जो जितना आपने पढ़ा, आपको बताना है कि क्या यश रमेश भाई क्या यश रमेश भाई इंडिया के रेजिडेंट हैं या नहीं है। 182 डेज वाली जो लिमिट है उसके अकॉर्डिंग आपको बतानी है। चैट बॉक्स में अपने जवाब लिखने स्टार्ट करिए। चैट बॉक्स में अपने जवाब लिखने स्टार्ट करिए। चलो अपना जवाब बताना शुरू करो भाई। अभी सिर्फ 61A की बात हो रही है, ठीक है। अभी और किसी सेक्शन की, हम टोटल सेक्शन की बात नहीं कर रहे। इसके अकॉर्डिंग तुम्हें बताना है कि वो रेजिडेंट होगा या नहीं। सर नॉट अ रेजिडेंट, ठीक है। सर यहाँ पर होगा नॉट अ रेजिडेंट, ठीक है। 180 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो नॉट अ रेजिडेंट, ठीक है। वेरी गुड, नॉट अ रेजिडेंट, रेजिडेंट नहीं है, ठीक है। 210 डेज सेटिस्फाई हो गया सर, रेजिडेंट। 210 डेज हो गया रेजिडेंट। आर एस से पहले क्या लिखा है? आर एस कहां लिखा है भाई? कमेंट यहां है जी, कमेंट। कमेंट आर एस एज पर सेक्शन 61A। सिर्फ 61A लगा के अपना आपको आर एस बताना है। और अभी हम इसका और डिटेल पढ़ेंगे, 61C पढ़ेंगे तो और आंसर कॉम्प्लिकेट होगा, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ 61A की बात हो रही है, ठीक है। नॉन रेजिडेंट, नॉट रेजिडेंट, यहाँ रेजिडेंट हो गया, ठीक है। अब ये पेचीदा है डी पार्ट। डी पार्ट में कहता है 80 डेज तो रहा सितंबर से अक्टूबर के बीच में, फिर वापस चला गया इंडिया के बाहर। फिर 120 डेज रहा जनवरी से मार्च के बीच में, वापस आ गया। मतलब इकट्ठा कभी भी 182 डेज नहीं रहा। तो डी पार्ट में बता दो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। डी पार्ट में बता दो, डी पार्ट इकट्ठा नहीं रहा भाई, कभी इकट्ठा नहीं रहा, ठीक है। एक साथ नहीं रहा, टुकड़ों टुकड़ों में रहा, एक साथ नहीं रहा, टुकड़ों टुकड़ों में रहा। देखो डी कह रहा है रेजिडेंट, उज्जवल कह रहा है रेजिडेंट, यश कह रहा है रेजिडेंट, बुशरा कह रही है नॉन रेजिडेंट। वेरी गुड बुशरा। रिया कह रही है रेजिडेंट, विशाल कह रहे हैं रेजिडेंट, रूपम घोष कह रहे हैं रेजिडेंट। सब डी के लिए रेजिडेंट कह रहे हैं, बस एक बुशरा कह रही है नॉन रेजिडेंट। चलो पहले तो मैं मार्क्स बढ़ा दूं ना अपने 49:3, क्योंकि बुशरा ने कहा नॉन रेजिडेंट। अरे भाई इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे 182 डेज टुकड़े 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 करके रहो, इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन अलग अलग महीनों में अलग अलग, हाँ देखो ये विशाल ने भी कहा रेजिडेंट, अनुष्का ने भी कहा रेजिडेंट, और आकाश ने भी कह रहे हैं, सब रेजिडेंट ही कह रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है भाई, आंसर है रेजिडेंट, आंसर है रेजिडेंट। इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप टुकड़े टुकड़ों में रहो इंडिया में, चाहे आप इकट्ठे रहो, इकट्ठे रहना जरूरी नहीं है, बस टोटल 182 डेज पूरे करने जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जा सकता है, भाई वो अप्रैल में रहा 20 दिन, फिर भाई फरवरी में रहा 15 दिन, फिर मार्च में रहा 10 दिन, फिर अप्रैल में रहा 5 दिन, फिर भाई अलग अलग मंथ में अलग अलग डेज रहा। आपको टोटल करके देखना है 182 से पार हो रहा है नहीं हो रहा, आपको टोटल करके देखना है 182 से पार हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो सेम ईयर में
भाई ये है सितंबर अक्टूबर, और उसी ईयर का जनवरी फरवरी मार्च, सेम ईयर है, अलग अलग ईयर नहीं है। नालायक, बुशरा कह रही है ये अलग अलग ईयर है। अलग अलग ईयर कहाँ है बुशरा? फाइनेंशियल ईयर तो सेम है, सितंबर अक्टूबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, सो बहुत सिंपल सी बात है कि ये आपको एग्रीगेट करके देखना है, आपको टुकड़े 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 करके नहीं देखना। अगर आप एग्रीगेट करके देखोगे तो ही भाई आपका सही जवाब आएगा। तो एग्रीगेट में ये 120 + 80 ये हो गया 200, तो ये भी हो जाएगा रेजिडेंट। बिल्कुल सही जवाब भाई, आपका जवाब है रेजिडेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 2, विल योर आंसर चेंज इफ ही स्टेज इन इंडिया इन अ होटल? भाई उसका अपना घर नहीं है, इस पर्सन का अपना घर नहीं है। ठीक है, इस पर्सन का अपना घर नहीं है। अरे वाह, अरे हाँ, आज तो भाई CMA फाउंडेशन का रिजल्ट आया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड CMA फाउंडेशन। एकांश सिंह, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल द स्टूडेंट्स। और बताओ और किसका फाउंडेशन क्लियर हुआ है आज? मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप रियली वेल, बट अब जो स्टेप है वो अगला और भी ज़्यादा डिफिकल्ट स्टेप है। चलो वेरी गुड, परफेक्ट। नंदिनी का भी फाउंडेशन क्लियर हुआ है, वेरी गुड, परफेक्ट। शुभम, मेरे 300 मार्क्स है, वेरी गुड, बहुत अच्छे मार्क्स है, तो वेरी गुड, परफेक्ट। चलो गुड। अरे वाह, एकांश तो हमसे बहुत आगे चल रहा है क्लासेस में, वेरी गुड एकांश, ब्रिलियंट। चलो अब मुझे बताओ दूसरे पार्ट का आंसर। विल योर आंसर चेंज इफ ही स्टेज इन अ होटल? इंडिया में वो अपने घर में नहीं रह रहा भाई, उसका घर है ही नहीं बेचारे का, वो तो होटल में रहता है। तो क्या आपका आंसर चेंज होगा? नहीं, आंसर विल नॉट चेंज, आंसर विल नॉट चेंज। हमें फर्क नहीं पड़ता वो इंडिया में फुटपाथ पे रहे, वो रेलवे स्टेशन पे रहे, वो अपने घर में रहे, वो पड़ोसी के घर में रहे, वो फ्रेंड के घर में रहे, वो होटल में रहे, वो हॉस्टल में रहे, वो कहीं भी रहे, अगर वो इंडिया में घुस गया, बस घुस गया, वो इंडिया में स्टे कर रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब थर्ड पार्ट का आंसर बताओ। विल योर आंसर चेंज इफ द डेटा इज गिवन फॉर मिस्टर जोसेफ, सिटीजन ऑफ अमेरिका? अब यहां तो मैंने यश भाई का एग्जांपल दिया, आपने यश भाई अहमदाबाद वाले, है ना। अब अगर आपको मैं यही सेम क्वेश्चन जोसेफ सिटीजन ऑफ अमेरिका के नाम से बनाकर देता, तो क्या आपका आंसर चेंज होता या अलग होता? क्या आपका आंसर चेंज होता या अलग होता? नो, चेंज होता। मतलब नितिन कह रहे हैं नहीं सर, चेंज होता। वेरी गुड आकाश, मॉडल का जवाब बहुत अच्छा। यस, तो यहां भी आपका आंसर कोई चेंज नहीं होता। सिटीजनशिप इज इररेलेवेंट। भाई समझना, कहीं लिख भी लो, कहीं लिख भी लो, सिटीजनशिप होना बेकार की बात है हमारे इस टैक्सेशन पर्सपेक्टिव के। आप किस कंट्री में पैदा हुए, आपने किस कंट्री से स्कूलिंग करी, आपने किस कंट्री से कॉलेज किया, आपने शादी किस कंट्री में करी, आपकी सिटीजनशिप किस कंट्री की है, आपकी नागरिकता, आपका पासपोर्ट किस कंट्री का बना हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, परवाइल्ले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मुझे बताओ क्या तुम इंडिया में रह रहे हो 182 डेज से ज़्यादा या नहीं? अगर तुम इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा रह रहे हो तो तुम इंडिया के रेजिडेंट बन गए, अदरवाइज तुम इंडिया के रेजिडेंट नहीं बने। ये है बड़ी सीधी सी बात। तो मुझे जिस भी भाई पर्सन का, जिस भी भाई ईयर का रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है, मुझे बस उसको ये पूछना है कि भाई बता दे तू इंडिया में कितने दिन रहा। अब मेरा आपसे एक सवाल है, सर ऐसे तो सर मैं झूठ बोल दूंगा, जैसे मैं झूठ बोल दूंगा, हाँ मैं तो इंडिया में भाई 40 डेज रहा हूँ, मैं तो बाहर ही रहता हूँ। तो गवर्नमेंट मुझे पकड़ेगी कैसे? बताओ चैट बॉक्स में, गवर्नमेंट मुझे पकड़ेगी क्या? मैं तो झूठ बोल दूंगा, मैं इंडिया में नहीं भी, मैं तो बाहर ही रहता हूँ, मैं इंडिया में नहीं रहता। तो गवर्नमेंट मुझे पकड़ेगी कैसे, ज़रा बताओ चैट बॉक्स में। क्या तरीका हो सकता है गवर्नमेंट मुझे पकड़ ले? ठीक है, आप झूठ बोल दोगे, सर मैं तो 40 डेज रहा हूँ इंडिया में, मैं तो इंडिया में रहा ही नहीं। तो गवर्नमेंट आपको पकड़ेगी कैसे, ये बता दो ज़रा चैट बॉक्स में, बता दो ज़रा चैट बॉक्स में। बिल्कुल जनरल नॉलेज का सवाल है, ठीक है, ऐसा कोई एग्ज़ाम वाला सवाल नहीं है। अरे वाह 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 वाह, रूबी का जवाब बिल्कुल सही। विशाल, नितिन, यश, रिया तिलवानी कह रही है आईडी प्रूफ और पासवर्ड। नालायक रिया तिलवानी, कौन सा आईडी प्रूफ और कौन सा पासवर्ड? पासपोर्ट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड गाइज, वेरी वेरी गुड। पासपोर्ट इज द करेक्ट आंसर। पासपोर्ट का क्या मतलब होता है? जो आपका पासपोर्ट बनता है द मोमेंट यू स्टेप आउटसाइड इंडिया, जिस मोमेंट आप इंडिया से बाहर अपना कदम रखते हो, जैसे ही आप इंडिया की बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे होते हो, इंडिया का जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो आपके पासपोर्ट पे एक स्टैंप लगा देता है, और स्टैंप के ऊपर क्या लिखा होता है? डिपार्टेड। और जैसे आप इंडिया के अंदर आ रहे हो,
वैसे वो लिख देता है अराइव्ड। तो डिपार्टेड और अराइव्ड वहां लिख दिया जाता है, तो पासपोर्ट से गवर्नमेंट को पता लगता है आप कितने दिन इंडिया में थे, कितने दिन आप इंडिया के बाहर थे। और ये मैंडेटरी है, चाहे आप शिप से ट्रैवल करो, चाहे एरोप्लेन से ट्रैवल करो, चाहे कार से ट्रैवल करो, चाहे बस से ट्रैवल करो, चाहे ट्रेन से ट्रैवल करो, आप किसी भी मोड ऑफ कन्वेंस से ट्रैवल कर लो, आपने जैसे इंडिया के बाहर कदम रखा, इंडिया की जैसी आपने बाउंड्री लांघी, वैसे आप पे एक ठप्पा लगता है आपके पासपोर्ट पे, डिपार्टेड। और जैसे आप इंडिया में वापस आए वैसे एक ठप्पा लग जाता है अराइव्ड। सो पासपोर्ट से पता लग जाएगा कि आप इंडिया में कितने दिन रहे, आप इंडिया में कैसे कैसे रहे। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई। अच्छा सर अब एक बात बता दो, मान लो मैं 28 जुलाई को इंडिया से बाहर जा रहा हूँ, यूरोप जा रहा हूँ 28 जुलाई को, 28 जुलाई शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे मेरी फ्लाइट है इंडिया से बाहर। चैट बॉक्स में बताना, तो 28 जुलाई मैं इंडिया में मानूं या इंडिया से बाहर मानूं? मेरी रात को 8 बजे फ्लाइट है, मैं इंडिया से बाहर उड़ के जा रहा हूं, तो 28 जुलाई मैं इंडिया में मानूं या इंडिया से बाहर मानूं, या प्रोपोर्शनेट प्रोरेटा करके देख लूं? जरा चैट बॉक्स में बताओ, देखते हैं कि आप क्या अंदाजा लगाते हो। फिर मैं सही जवाब तो मैं आपको बता ही दूंगा, भाई ऑब्वियस सी बात है। इंडिया में मानूं, इंडिया में मानूं, सब कह रहे हैं इंडिया में मानूं, इंडिया। ये क्या यार, यार तुमने ये पहले पढ़ा हुआ है क्या कहीं से? है सब कह रहे हैं इंडिया में, ये तुमने अच्छा रुको, अभी तुम्हें फंसाता हूँ, रुक जाओ, अभी फंसाता हूँ, रुक जाओ। अच्छा, सबका जवाब आ रहा है। अब अभी मैं तुम्हें फंसाता हूँ, रुको। मैं इंडिया से जा रहा हूँ, मेरी जो फ्लाइट है इंडिया से वो है सुबह 4 बजे की। मैं सुबह 2 बजे उठा, 1 बजे उठा, सुबह 4 बजे की मेरी फ्लाइट है। 28 जुलाई को सुबह 4 बजे मैं इंडिया से बाहर चला जाऊंगा, मतलब उगता सूरज मैं इंडिया में नहीं देखूंगा, मैं इंडिया से बाहर देखूंगा। सुबह 4 बजे की मेरी फ्लाइट है, मैं 28 जुलाई 4 बजे इंडिया के बाहर चला जाऊंगा। अब बताओ चैट बॉक्स में कि वो दिन इंडिया के अंदर माना जाएगा या इंडिया के बाहर माना जाएगा? सुबह 4 बजे सुबह 4 बजे मैं इंडिया के बाहर चला जाऊंगा 28 जुलाई को। अब बताओ 28 जुलाई इंडिया में माना जाएगा या बाहर माना जाएगा? ये देखो, वेरी गुड, परफेक्ट, बिल्कुल सही भाई। नालायक, स्कोर बढ़ाओ हमारा। अच्छा लो, बढ़ा दिया। स्कोर सबसे पहले याद रहता है, 48:4, बिल्कुल सही बात भाई। अगर आपने 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकंड भी दिन का इंडिया में बिता दिया तो वो पूरा दिन इंडिया में काउंट होगा, भले ही आप बाहर जा रहे हो, भले आप इंडिया में वापस आ रहे हो। दोबारा सुनो, अगर आपने 1 मिनट 1 सेकंड 1 घंटा भी इंडिया में बिता दिया तो वो पूरा दिन इंडिया में काउंट होगा, जब आप बाहर जा रहे हो तब भी और जब आप वापस आए हो तब भी। गवर्नमेंट बड़ी क्लियर है इस बात में कि अगर 28 जुलाई को भले ही आप इंडिया वापस आ रहे हो, भाई रात को आ रहे हो 11 बजे इंडिया वापस, 1 ही घंटा बचा है 12 बजने में, तो भी वो जो दिन है वो इंडिया में ही काउंट होगा, वो दिन आपका इंडिया में क्वालिफाई होगा, आप इंडिया में ही आए हो, यही क्वालिफाई होगा। तो अगर आप 1 घंटा 1 दिन 1 सेकंड भी अगर इंडिया में बिताओगे वो इंडिया में क्वालिफाई होगा। तो जाने वाला दिन आने वाला दिन इंडिया में ही क्वालिफाई होगा, ये है हमारा नियम। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये था भाई हमारा पहला रूल। पहला रूल आपको सबसे पहले समझ में आया, 6(1)(a) का रूल, जहां पर कहा जाता है मोर देन 182 डेज, लेस देन 182 डेज। अगर आप मोर देन 182 डेज या उसके इक्वल इंडिया में रहते हो तो आप इंडिया के सिटीजन रेजिडेंट बन गए। अगर आप लेस देन 182 डेज रहते हो तो आप इंडिया में रेजिडेंट नहीं बने। ये रूल है सबसे ज्यादा। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, जब कोई रूल बनता है तो लोग बहुत ज़्यादा चतुराई, बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस करते हैं और वो रूल को तोड़ने के तरीके नए नए निकालते हैं। अब सुनना क्या हुआ, मैं हो गया रिटायर, ठीक है, मेरी कोई अर्निंग नहीं है। अब अर्निंग नहीं है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे से टैक्स नहीं ले पा रही। ऑब्वियस सी बात है, मेरे से टैक्स कैसे लेगी भाई? मैं ठाठ से इंडिया में रहता हूँ, इंडिया में भाई मेरे 4-5 फ्लैट हैं, मैंने आराम से इंडिया में अपने घर वर लिए हुए हैं, मैं अपना आराम से रिटायर्ड लाइफ जी रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ भाई। मैं रिटायरमेंट एज पे हूँ और मैं ना अब 4 धाम की यात्रा करने की सोच रहा हूँ। ना ना ना, वो 4 धाम की यात्रा नहीं जो तुम सोच रहे हो। मेरी 4 धाम की यात्रा होगी मॉरिशस, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, मैं ये 4 धाम की यात्रा करूँगा। ठीक है, तुम जो सोच रहे हो ना वो नहीं है 4 धाम की यात्रा, मेरी वाली अलग है। हाँ, तो मैं तो एकदम रिटायर्ड लाइफ जी रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ भाई। इंडिया में 1 भी रुपये का टैक्स नहीं पे कर रहा क्योंकि इनकम ही नहीं है, रिटायर हो गया, इनकम ही नहीं है। अब सुनना कमाल की बात, मैं आजीवन इंडिया में रहा हूँ, हमेशा हमेशा इंडिया में रहा हूँ और मैं कभी इंडिया से बाहर नहीं गया और मैंने इंडिया में टैक्स पे किया है। लेकिन अब मुझे एक बात पता है, क्या पता है? सुनना, मेरे को ये जो एक बात पता है वो ये है कि सर मैं अब अगले 1 साल में, अगले साल मतलब या इसी साल, मैं अपनी एक प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ। मेरी वो प्रॉपर्टी करोड़ों की है, ठीक है, दिल्ली के प्राइम लोकेशन पे मैंने प्रॉपर्टी ली हुई है, करोड़ों रुपए की मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पास करोड़ों रुपए का इनकम आएगी। अब मुझे पता है मेरे पास करोड़ों रुपए की इनकम आएगी,
जिस साल वो प्रॉपर्टी बिकेगी मेरे पास करोड़ों रुपए की इनकम आएगी, ये बात मुझे पता है। जी हाँ, मैं प्रॉपर्टी बेचूंगा, करोड़ों रुपए की इनकम आएगी। और क्योंकि मैं इंडिया का रेजिडेंट हूँ 182 डेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, और उस साल में भी हूँ, अगले साल में भी हूँ, ऑब्वियसली इंडिया ही रहता हूँ मैं, तो सारा इनकम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स कर लेगी, करेगी ऑब्वियसली। मैंने खेली एक खेल, मैंने खेली एक शाणपति सुनना क्या खेली मैंने। मुझे पता है कि मैं अगले साल अपनी प्रॉपर्टी बेचने वाला हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, अगले साल मैंने फटाफट अप्रैल के महीने में अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। भाई प्रॉपर्टी बेचने में लगते हैं 2-3 महीने, 2-3 महीने लगे, मैंने रजिस्ट्री ट्रांसफ़र करी, उस बंदे से पैसे ले लिए, मेरे पास खूब मोटा पैसा आ गया, भाई वो प्रॉपर्टी मैंने बेच दी, ठीक है। और प्रॉपर्टी बेचते ही 3 महीने के अंदर अंदर अप्रैल, मई, जून, जुलाई में मैं निकल गया इंडिया से बाहर, और अगला पूरा साल मैंने इंडिया के बाहर स्पेंड किया। मकसद पता है मेरा क्या था? मकसद ये था कि मैं उस ईयर के लिए नॉन रेजिडेंट बन जाऊं ताकि मुझे टैक्स कम पे करना पड़े। ये मेरी शाणपति थी, ये मेरी ओवर स्मार्टनेस थी जो मैंने करने की कोशिश करी। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है रूल क्या लगेगा, 182 डेज से लेस या 182 डेज से मोर। तो मैंने फटाफट अपनी इनकम अर्न करी, जो भी इनकम मैं अर्न करना चाहता था, जैसे कैपिटल गेन जो प्रॉपर्टी बेच के हुई, मैंने इनकम अर्न करी, मैंने उसे भाई सही जगह ठिकाने लगाया, और मैं गया, कहाँ गया, यूरोप चला गया। 8 महीने के लिए यूरोप में ही मैंने अपना घर किराए पे लिया। मुझे पता है अगले साल तो वापस आने ही आना है, जब ये 182 डेज पूरे हो जाएंगे, मतलब 182 डेज भाई से ज़्यादा मुझे बाहर रहना है, मतलब इंडिया में 182 डेज से कम रहना है ना, ये मुझे पता है। तो मैंने सोचा मैं इंडिया में कितने दिन रहूँगा, मैं इंडिया में सिर्फ 100 डेज रहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं रहूँगा भाई, या 120 डेज लगा लो, मैं इंडिया में सिर्फ 120 डेज रहूँगा, मतलब 4 महीने रहूँगा, इससे ज़्यादा मैं इंडिया में नहीं रहूँगा। मैं चला गया बाहर, ठीक है, और मैं उस साल इंडिया में वापस ही नहीं आया। और मैं क्या बन गया, मैं बन गया नॉन रेजिडेंट। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आगे भांगड़ा किया, ओ बल्ले बल्ले नी सोड़िया जे रंग देख लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है तुम्हारी इनकम हुई है, मैंने कहा हाँ हमारी इनकम हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है लाओ टैक्स दो, मैंने कहा नहीं टैक्स नहीं ले सकते, मैं तो नॉन रेजिडेंट हूँ, मैं तो रेजिडेंट हुई नहीं, टैक्स आप ले ही नहीं सकते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंस गई। क्यों फंस गई? रूल कहता है उस साल का 182 डेज देखो, जिस साल आपने इनकम अर्न करी है, बस बात खत्म। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे से कह रही है अरे नालायक, लेकिन तुम तो शुरू से इंडिया में रहे हो, तुम तो कभी इंडिया से बाहर गए नहीं, पिछले साल तुम 365 डेज इंडिया में थे, उससे पिछले साल तुम 365 इंडिया थे, तुम तो हमेशा हर साल 365 डेज इंडिया में रहते हो, आगे भी अगले सालों में भी तुम 365 डेज इंडिया में रह रहे हो, बड़े शाणे हो तुम तो, बड़े शाणे हो। जिस ईयर इनकम अर्न करी मोटी वाली, उसी ईयर बाहर भाग गए, 180 डेज से कम कर लिया अपना रेजिडेंसी। हमने कहा हाँ जी हाँ हमने कर लिया, हमने कहा हाँ जी हाँ हमने कर लिया। सर के पास बहुत पैसा है लगता है, नालायक। सर अगर फ्लाइट 28 में हो 11 PM बट फ्लाइट लेट होने की वजह से वेट करना पड़ा एयरपोर्ट में, तब भी क्या 29 जुलाई को? तो फिर 29 होगा भाई। अगर आप लेट ही एयरपोर्ट से एंटर करते हो तो ठप्पा 29 जुलाई का लग जाएगा, 29 जुलाई का ठप्पा लगेगा तो 29 माना जाएगा। तो फ्लाइट चाहे जबकि हो, ठप्पा देखेंगे हम पासपोर्ट पे जो स्टैंप लगा हुआ है, ठीक है ठीक है। अकाउंट तो इंडिया में ही होगा, हाँ अकाउंट इंडिया में, वो कोई बात नहीं। ये तो प्रभा तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाती है। प्रभा जो है ना वो मतलब एक स्कॉलर की तरह है, एक रिसर्च एनालिस्ट। अभी हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की, प्रभा TDS, PGBP, कैपिटल गेन सब पे पहुँच जाएगी। सर मैंने आपको 2 दिन पहले व्हाट्सएप पर मैसेज किया, अरे भाई दोबारा एक बार मैसेज कर दो, सर टैक्स देना पड़ेगा, रिसीव तो इंडिया में हुआ। अरे रिसीव, अभी रिसीव की बात नहीं कर रहे, अभी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो पर्सन नॉन रेजिडेंट बन गया इस वाले रूल से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है अरे भाई तुम चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग क्यों कर रहे हो, तुम तो सदा से भाई इंडिया में रहे हो। हाँ हम सदा से इंडिया में रहे, लेकिन जिस ईयर हमने इनकम अर्न करी उस साल हम इंडिया में नहीं थे, हम बाहर चले गए थे। तुम्ही ने तो बोला 182 डेज देखो उस ईयर में, जिस ईयर में इनकम अर्न करी है। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा ओवर स्मार्ट बन रहे हो, आओ हम एक और सबसेक्शन यहां पर इंसर्ट कर देते हैं। सेक्शन 61A के बाद हम इंसर्ट कर देंगे 61C। आओ हम एक और सबसेक्शन इंसर्ट कर देते हैं तुम्हें फंसाने के लिए। तुम जैसे ओवर स्मार्ट लोग जो बहुत ज़्यादा शाणे बनते हैं टैक्स को बचाने के लिए, आओ हम तुम्हें फंसा देते हैं। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा 61C। सर 61B कहाँ गया? 61A के बाद C आ गया सीधा। भाई B जो है वो डिलीट कर दिया गया। ओवर द ईयर्स सेक्शन जब रिफाइन होते हैं, सेक्शन एडलेस होते हैं, तो कुछ सेक्शंस को डिलीट कर दिया जाता है, कुछ सेक्शंस को ऐड कर दिया जाता है। 61B को खत्म कर दिया गया, सीधा 61C पे ले आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा अच्छा ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो, ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हो तुम, है ना, जिस ईयर में इनकम अर्न करी उसी साल में तुम बाहर भाग लिए और तुम ज्यादा नॉन रेजिडेंट बनने के फिराक में हो, आओ अभी हम तुम्हें फांसते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना शिकंजा, जो रेजिडेंशियल स्टेटस का शिकंजा था, और ज्यादा टाइट कर लिया और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना लिया।
और ज़्यादा तुम्हें जकड़ के रेजिडेंट बनाने की तुम्हारी भाई कोशिश करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाय इंट्रोड्यूसिंग सेक्शन 61C। तो अब 61C कहता है, सुनना, अगर आप 182 डेज से कम इंडिया में हो, अगर आप 182 डेज से कम इंडिया में हो, हाँ तुम्हें नॉन रेजिडेंट बन गया, बल्ले बल्ले ना, रुको रुको ठहरो जरा, अगर तुम 182 डेज से कम इंडिया में हो तो जरा हमें एक और चीज बताओ। हाँ पूछो, ये चीज बताओ, क्या तुम पिछले साल कम से कम 60 दिन इंडिया में थे? जिस साल में तुमने इनकम अर्न करी उस साल क्या तुम 60 दिन इंडिया में थे? तुमने कैलकुलेट किया, हाँ हम 120 दिन थे ना इंडिया में। मैं तुम्हें बताया था पहले 3 महीने लगे थे मुझे डॉक्यूमेंटेशन करने में, तो वो मैं इंडिया में था, फिर आखिरी के महीने में वापस आ गया था, तो मैं तो 120 दिन था इंडिया में, मैंने तुम्हें बताया था ना। तो गवर्नमेंट ने कहा हाँ अब सुनो, क्या तुम 60 दिन से ज़्यादा पिछले साल में इंडिया में थे? हाँ जी हाँ था, लेकिन 182 से कम था। कोई बात नहीं, 182 भूल जाओ, पहले 60 दिन बताओ। हाँ जी हाँ 60 दिन में इंडिया में था। एंड क्या तुम पिछले 4 साल में टोटल मिला के, पिछले 4 साल का टोटल मिला के 365 या उससे ज़्यादा दिन इंडिया में थे? मैंने कहा 4 साल का टोटल तो क्या, मैं तो हर साल 365 दिन इंडिया में था। 4 साल में हर साल 365 दिन मैं तो इंडिया में था। यहां तो पूछ रहे टोटल मिला के, 4 साल का टोटल मिला के 365 दिन इंडिया में थे। मैं कहूंगा मैं तो सारे के सारे 4 साल 365 सारे में इंडिया में था। तो क्या ये कंडीशन भी तुम सेटिस्फाई कर रहे हो? हाँ ये कंडीशन भी तुम सेटिस्फाई कर रहे हो। क्या ये कंडीशन भी तुम बेयर मिनिमम 60 दिन क्या तुम इंडिया में थे? हाँ मैं बेयर मिनिमम 60 दिन भी इंडिया में था। क्या तुम ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो? हाँ मैं ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हूँ। तो आप क्या बन जाओगे? रेजिडेंट। अब बनो ओवर स्मार्ट, अब बनो ओवर स्मार्ट। कुछ वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? माइक चेक, माइक चेक, कोई वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? माइक चेक, माइक चेक। नो एवरीथिंग इज फाइन, ओके ओके गुड, ठीक है। नो 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 नो, ओके ओके ओके, ठीक है। ओके ठीक है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा अच्छा तुम जिस साल में इंडिया में, जिस साल में इनकम कमाई, अब सुनो भाई, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं भाई, ठीक है, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं यहां पर। तो मैं बात करता हूं प्रीवियस ईयर 2026-27 की। मैंने अपना घर बेचा और घर बेच के जो कैपिटल गेन आया वो आया ₹50 करोड़। जी हाँ, बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, लैंड था, सब कुछ था। मेरी इनकम हुई 50 करोड़, ठीक है। अब इस वाले साल में प्रीवियस ईयर 26-27 में ये मेरी इनकम हुई। इस साल में जो मैं इंडिया में रहा वो रहा 120 दिन। मैं 120 दिन इंडिया में रहा। मैं इस उम्मीद में 120 दिन इंडिया में रहा कि भाई मेरे पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, मैं नॉन रेजिडेंट बन जाऊंगा, मैं फ़ायदा उठा लूंगा इनकम टैक्स एक्ट का, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ़ायदा उठा लूंगा। 61A कहता है 182 डेज अगर तुम इंडिया में रह गए तो तुम इंडिया के रेजिडेंट बनते हो। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को तुम्हारे पे राइट मिल जाता है कि तुमसे टैक्स रिकवर करे। मैं तो हुई नहीं 182 डेज, मैंने इस उम्मीद में 120 डेज में इंडिया में रहा और 120 डेज के बाद मैं इंडिया से बाहर चला गया। मैं 120 डेज सिर्फ इंडिया में रहा, मैं उसके अलावा इंडिया में नहीं रहा। बाहर जाके मैंने वेकेशन करी, मैंने बाहर किराए का घर ले लिया और मैं बाहर रहा टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि बहुत मोटी इनकम हुई थी भाई, 50 करोड़ की बहुत मोटी इनकम हुई थी, ठीक है। हर साल तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं बाहर ही रहूं भाई, है ना, हर साल तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जिस ईयर में मोटी इनकम है उस ईयर में तो कर सकता हूं, खेल सकता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा अच्छा बच्चू लो, अब हम तुम्हारे पे एक और एडिशनल कंडीशन लगा देते हैं तुम्हारी रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए। तुम खुश हो रहे हो ना बड़ा कि 120 डेज का मतलब है तुम नॉन रेजिडेंट बन गए और तुम्हें इस वाली इनकम पे टैक्स कम देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। अब रुको, ठहरो जरा, हम बताते हैं तुम्हें एक बात बता दो, क्या प्रीवियस ईयर में जिसमें इनकम अर्न करी, क्या उसमें तुम 60 दिन इंडिया में थे? क्या प्रीवियस ईयर में तुम 60 दिन इंडिया में थे? जी हाँ, मैं तो 120 डेज इंडिया में था। 3 महीना तो प्रॉपर्टी के कागजात को फाइनल करने में लग गया था और 1 महीना मैं जल्दी आ गया था वापस अपने फॉरेन टूर से। तो मैं तो 120 दिन इंडिया में था, 60 दिन क्या, मैं तो 120 दिन इंडिया में था। लेकिन आपने तो कहा था 182 डेज मानोगे ना। दूसरी कंडीशन सुन लो, दूसरी कंडीशन ये है 60 डेज प्रीवियस ईयर में तुम इंडिया में होने चाहिए। एंड एक और कंडीशन क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होगी। सुनना, क्यूमुलेटिवली क्या है? दूसरी कंडीशन ये है पिछले 4 साल। पिछले 4 साल का क्या मतलब हुआ? पिछले 4 साल का मतलब हुआ प्रीवियस ईयर 2025-26, प्रीवियस ईयर 24-25, ठीक है, पिछले 4 साल।
पिछले 4 साल, सुनना पिछले 4 साल का क्या मतलब हुआ? पिछले 4 साल 25 26, 24 25, 23 24, 22 23। ठीक है, ये है हमारा ईयर जिसमें हमने इनकम अर्न करी। ठीक है, इसके पहले के 4 साल, इसके पहले के 4 साल मुझसे पूछा गया, जरा बताओ निखिल सर, क्या इसके पहले के 4 साल में टोटल मिला के आप 365 डेज इंडिया में थे क्या? मैंने कहा भाई टोटल तो छोड़ो, मैं तो हर एक में 365 इंडिया में ही था। टोटल नहीं, मैं तो हर साल में 365 इंडिया में था। मतलब टोटल मिला के मैं 365 इंटू 4, 1460 डेज इंडिया में था। इनकम टैक्स एक्ट तो बात कर रहा है 365 डेज की, मैं तो 1460 डेज इंडिया में था। तो बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा अगर आप 60 डेज इंडिया में थे, क्योंकि मैं तो हर साल इंडिया में रहता हूं ना, मैं तो ये जानबूझ के टैक्स बचाने की वजह से मैं इंडिया के बाहर गया था ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा बस अब रुक जाओ निखिल सर, आप ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। अगर आप चलो 122 डेज वाली आपने कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करी, मतलब 61A से आप बाहर आ गए, कोई बात नहीं, हम आपको 61C में फंसा लेंगे, हम आपको 61C में रेजिडेंट बना देंगे। कैसे? अगर आप आखिरी के साल, जिस साल इनकम अर्न करी है उस साल कम से कम 60 डेज इंडिया में थे। एंड एक और कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, पिछले 4 साल भी देखेंगे आपके, पिछले 4 साल आप कहां थे। अगर आप पिछले 4 साल का टोटल 365 डेज इंडिया में थे तो दोबारा हम आपको क्या बना देंगे? दोबारा हम आपको बना देंगे रेजिडेंट ऑफ इंडिया। दोबारा हम आपको क्या बना देंगे? रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो भाई बच नहीं पाओगे। किसी एक ईयर की आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो रेजिडेंट से नॉन रेजिडेंट बनने की, लेकिन पिछले 4 साल की प्लानिंग कैसे करोगे कि पिछले 4 साल में इंडिया से बाहर रहूं कि मैं नॉन रेजिडेंट बन जाऊं? अरे भाई यहां तो 4 साल का सवाल आ गया। तो गवर्नमेंट ना केवल आपका 1 साल देखती है जिसमें आपने इनकम अर्न करा है कि आप रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट बनने के लिए ना केवल 1 साल देखती है, बल्कि पिछले 4 साल भी देखती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि आप बदमाशी ना कर पाओ, ताकि आप ओवर स्मार्टनेस ना कर पाओ, आप जानबूझ के नॉन रेजिडेंट बनने की कोशिश ना करो। क्योंकि हर आदमी यहाँ नॉन रेजिडेंट बनना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि इनकम टैक्स कम पे हो, इंडियन गवर्नमेंट को कम टैक्स पे करें, हर आदमी ये चाहता है। लेकिन गवर्नमेंट आपकी कोशिशों को नाकाम कर देगी। ये जो 61C का एडिशनल शिकंजा है, और ज़्यादा टाइट शिकंजा, ये पता लगाने के लिए कि आप कहाँ रहते हो, इसे कहते हैं हम एडिशनल कंडीशन ऑफ 61C। इसे कहते हैं हम एडिशनल कंडीशन ऑफ 61C। तो सबसे पहली कंडीशन 61A। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या? सबसे पहली कंडीशन 61A। 61A क्या कहता है? 61A बड़ी सिंपल सी बात कहता है भाई, 61A के अकॉर्डिंग अगर आप 182 डेज से कम इंडिया में हो तो आप नॉन रेजिडेंट बन गए, अगर आप 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में हो तो आप रेजिडेंट बन गए। 61A के अकॉर्डिंग भाई ये वाला हमारा कंडीशन है, जो फुलफिल करोगे तो रेजिडेंट बनोगे, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट बनोगे। तो 61A जो पहली कंडीशन है वो है 182 डेज। ठीक है, अब सपोज आप 182 डेज से कम इंडिया में हो प्रीवियस ईयर में, अब ये प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है, 61A में पुराने ईयर की बात नहीं हो रही, 61A में करंट ईयर की बात हो रही है। ठीक है, शुभम शर्मा नालायक, ऐसे उल्टे सीधे कमेंट नहीं करते। ठीक है, तो 180 डेज से कम अगर आप इंडिया में हो, ठीक है, 180 डेज से कम अगर आप इंडिया में हो तो गवर्नमेंट कहती है हम आपकी एडिशनल कंडीशन देखेंगे। भाई एक कंडीशन और आपकी देखेंगे, वो क्या कंडीशन है? वो कंडीशन है 61A की कंडीशन, कि क्या आप 60 डेज से ज्यादा इंडिया में थे पिछले साल, और पिछले 4 साल क्या 365 डेज से ज्यादा इंडिया में थे? अगर इन दोनों का जवाब है हाँ, तो अगेन आप क्या बन गए? रेजिडेंट। 180 डेज से ज्यादा तो आप क्या बन गए? रेजिडेंट। और अगर आप 60 डेज प्रीवियस ईयर से ज्यादा और 365 डेज 4 साल ज्यादा तो भी आप क्या बन गए? रेजिडेंट। तो दोनों कंडीशन में आप क्या बन गए? रेजिडेंट। दोनों कंडीशन में आप क्या बन गए? रेजिडेंट। ठीक है, सो ये है आपका रूल 61A एंड रूल 61C। 2 रूल्स हैं भाई, रूल 61A और रूल 61C। इन दोनों रूल्स को अगर कंबाइन करके देखा जाए तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस का भाई रूल निकल के आता है। ऑफ कोर्स और है 61 कैपिटल है, वो हम करेंगे अभी थोड़ी सी देर में। ठीक है, पहले आओ ज़रा इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखे जाएं। ठीक है, अगर इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम कर लें तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा मजबूत करके हमारे हाथों में हमको मिल जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। आओ ओपन कर लो अपनी बुक और स्टार्ट करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। चलो भाई, टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम। ठीक है, इनकम की जो टैक्सेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन हिज चांसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज।
तो इंडिया के रिसोर्सेज जो भी कंज्यूम करेगा, इंडिया के रिसोर्सेज जो भी भाई किसी भी चीज़ से कंज्यूम करेगा, वो होगा इंडिया का रेजिडेंट और वो इंडिया का टैक्सेबिलिटी उस पर आ जाएगी। सर कोई ट्रैवलर है तो अगर वो सिर्फ 1 मंथ ही किसी कंट्री में रहा तो उसका टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंदिनी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। सर अगर कोई एक ट्रैवलर है और वो 1 ही महीने कंट्री में रहता है, 60 डेज से भी कम इंडिया में रहता है, 60 डेज से कम मतलब सिर्फ 1 महीना 30 दिन कंट्रीज में रहता है, 12 कंट्री में 30 दिन रहता है, उसका टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंदिनी थोड़ा सा टाइम दे दो। 6(1) कैपिटल ए की जो डीम्ड रेजिडेंशियल स्टेटस की जहां पर भाई बात आएगी वहां मैं तुम्हारे इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा, ठीक है। चलो, टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम ऑफ पर्सन डिपेंड्स ऑन चार्ट्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने इंडिया रिसोर्सेज में आप यूटिलाइज करोगे उतना ज़्यादा आपको भाई टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में। तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आर हाई, ही विल पे हाई टैक्स। तो जो हाई यूटिलाइजेशन करेगा रिसोर्सेज के, जो खाना इंडिया में खाएगा, जो पानी इंडिया में पिएगा, जो सांस इंडिया में लेगा, उसको इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी डिटरमाइंस द टैक्सेबिलिटी ऑफ हिज इनकम। इनकम कितनी टैक्सेबल होगी, इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी, वो रेजिडेंशियल स्टेटस बताएगा। वेदर अ पर्सन विल बी चार्ज टू अ पर्टिकुलर इनकम और नॉट डिपेंड्स ऑन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। एक इनकम पे भाई इंडियन गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेगी या नहीं लेगी, वो रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करेगा। टाइप्स ऑफ रेजिडेंसी को भाई डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। इंडिविजुअल के लिए वो कितना स्टे करता है इंडिया में, वो डिटरमाइन करता है कि वो रेजिडेंट है या नहीं है। एचयूएफ के लिए अलग रूल है, कंपनी के लिए अलग रूल है, फर्म एओपी बीओआई के लिए अलग रूल है, जो हम आगे की क्लास में करेंगे, ठीक है। अब अगर बात करें इंडिविजुअल एचयूएफ की, इंडिविजुअल एचयूएफ में रेजिडेंट होता है, नॉन रेजिडेंट होता है, और रेजिडेंट के 2 टाइप्स होते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। ये इंडिविजुअल एचयूएफ का है। तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट एक कैटेगरी हो गई। रेजिडेंट के अंदर भी 2, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सर आपने रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट पढ़ाया लेकिन आपने ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं पढ़ाया। अभी पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, इस वाले चैप्टर में सब कुछ है, कोई टेंशन की बात नहीं। अदर के केस में मतलब कंपनी, एओपी, बीओआई, पार्टनरशिप फर्म, उनके केस में सिर्फ रेजिडेंट होता है और नॉन रेजिडेंट होता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होता। There is nothing called not ordinary resident in case of a company. कंपनी के केस में, एओपी के केस में, एजेपी के केस में नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होता। तो ये सिर्फ रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट ही होता है, ठीक है। इंडिविजुअल की ये रेजिडेंसी की कंडीशंस हैं, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ी 2 कंडीशंस। यहाँ पर वो 2 कंडीशंस लिखी हैं रेजिडेंसी की, जो एक इंडिविजुअल की है, ठीक है। हमने वो पढ़ ली जी सर। चलो आओ कौन सा क्वेश्चन करके देखें, कौन सा क्वेश्चन करके यस ये क्वेश्चन करके देखते हैं। आओ इलस्ट्रेशन नंबर 1, आओ इलस्ट्रेशन नंबर 1। एंडी अ ब्रिटिश नेशनल, ओहो अरे भाई इसके पास सिटीजनशिप कहाँ की है, ब्रिटिश की। पासपोर्ट कहाँ का है, ब्रिटिश का। ये रहता कहाँ है, ब्रिटिश, मतलब यूके, लंदन। इसका घर कहाँ है, लंदन। पला बड़ा कहाँ है, लंदन। पढ़ाई कहाँ करी, लंदन। खाना कहाँ खाया, लंदन। हर चीज़ लंदन में करी है भाई। तो सर फिर तो ये रेजिडेंट भी लंदन का ही हुआ। छोड़ो फिर क्वेश्चन, छोड़ते हैं, छोड़ दूँ क्वेश्चन। रेजिडेंट भी लंदन का ही हुआ ना, सिटीजन कह रहा है लंदन का है, ब्रिटिश का है। तो जब ब्रिटिश का ही है तो फिर रेजिडेंसी की कहाँ से बात, छोड़ो फिर। इंडियन तो फिर तो हुआ ही नहीं ना ये। इंडियन तो इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी से कहाँ टैक्स ले लेगी? अरे भैया ये तो फॉरनर है, इससे इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी कहाँ से लेगी? छोड़ दूँ। नो, वेरी गुड आंसर, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल भाई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो पर्सन है ये इंडियन रेजिडेंट है, नॉन सिटीजन कहाँ का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी गुड, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिडेंट हो सकता है, इंडियन गवर्नमेंट के पास फॉरेनर्स पे भी टैक्स रिकवर करने का राइट आ सकता है, बिल्कुल चेक करेंगे। आओ चेक करते हैं। कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, अच्छा ये इंडिया आया है पहली बार ड्यूरिंग 2021। अच्छा 2021 में पहली बार आया था भाई। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21, 2021, 21, 22, 22, 23, 23, 24 एंड 24, 25 ही वॉज इन इंडिया फॉर 55 डेज, 60 डेज, 80 डेज, 160 डेज एंड 70 डेज रिस्पेक्टिवली। तो इन दिन ये इंडिया में आया और इतने इतने महीनों ये इंडिया में रहा। डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। आपको 25-26 का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल के लाना है। मुझे बता दो कौन से प्रीवियस ईयर का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल के लाना है। प्रीवियस ईयर क्या होगा जरा मुझे ये बता दो, जरा मुझे बता दो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा। मैं तेरे में टेबल भर लेता हूँ, जो टेबल नीचे दी हुई है। 20-21 में 55 डेज इंडिया में रहा, ठीक है। 21-22 में 60 दिन इंडिया में रहा। 22-23 में 80 डेज इंडिया में रहा। फिर अगले साल रहा, अच्छा 23-24, ठीक है। 23-24 में रहा 160 डेज, ठीक है। और 24-25 में रहा ये कितने दिन इंडिया में रहा,
इंडिया में रहा भाई 70 डेज। भाई बता दो प्रीवियस ईयर। वेरी गुड वेरी गुड, सबका जवाब बिल्कुल परफेक्ट, वेरी गुड गाइज। 24-25 वेरी गुड, परफेक्ट जवाब। ठीक है, तो इसका प्रीवियस ईयर जो है वो 24-25 है। मैं प्रीवियस ईयर इसलिए निकलवाना चाहता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हम यहाँ जो बात करेंगे सारी प्रीवियस ईयर में करेंगे। यहाँ भी जो हमें वो दिया हुआ है वो प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर में ही बात करेंगे। ठीक है, अब देखना भाई, आओ रेजिडेंशियल स्टेटस का फॉर्मूला लगा के देखते हैं ये रेजिडेंट बनेगा या नॉन रेजिडेंट बनेगा। ठीक है, अब बताओ हमें किस ईयर का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है? हमें रेजिडेंशियल स्टेटस किस ईयर का निकालना है? हमें 24-25 का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। ठीक है, तो भाई आ जाओ चार्ट पे। सबसे पहले मैं देखूंगा कि 24-25 में ये पर्सन 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहा या 182 डेज से कम इंडिया में रहा। प्रीवियस ईयर 24-25 में ये रहा इंडिया में 70 डेज, ये रहा इंडिया में 70 डेज प्रीवियस ईयर 24-25 में। ठीक है, ठीक है सर 182 डेज से कम है? हाँ जी हाँ, 182 डेज से कम है। बस सर नॉन रेजिडेंट बन गया? अब तुम लोग बताओ क्या नॉन रेजिडेंट बन गया या 61C की एडिशनल कंडीशन भी मुझे टेस्ट करनी चाहिए? चैट बॉक्स में बता दो। यश कह रहा है स्कोर बढ़ाओ। नालायक यश, स्कोर तभी बढ़ता है जब स्कोर बढ़ाने वाला क्वेश्चन मैं दूंगा बोर्ड पे और बोलूंगा ये स्कोरिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हर आंसर पे थोड़ी स्कोर बढ़ेगा, नालायक। अच्छा बता दो जरा 61A के अकॉर्डिंग तो नॉन रेजिडेंट बन गया है। ठीक है, 182 डेज से कम है, नॉन रेजिडेंट बन गया। क्या यहां पर मैं अपना आंसर खत्म कर दूं या रुकूं? 61C की एडिशनल कंडीशन भी मुझे देखनी पड़ेगी। क्या मुझे चेक करनी पड़ेगी 61C की एडिशनल कंडीशन? हाँ सर, वेरी गुड। नंदिनी का जवाब, आकाश का जवाब वेरी गुड, रूपम घोष का जवाब वेरी गुड, दिया का जवाब वेरी गुड, उज्जवल का जवाब वेरी गुड, परफेक्ट भाई परफेक्ट। भाई 61A पे अपना क्वेश्चन कभी भी खत्म मत कर देना। 61A पे अपना क्वेश्चन खत्म मत कर देना, आगे बढ़ना। आगे पता है कैसे बढ़ना? आगे बढ़ना, अगर तुम इंडिया में 180 डेज से कम हो तो तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो जवान। कहां आगे बढ़े? 61C में आगे बढ़े और आगे देखें कि क्या प्रीवियस ईयर में, मतलब जिस ईयर का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जा रहा है उसमें क्या ये 60 डेज से ऊपर इंडिया में रहा? आओ चेक कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर जिसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जा रहा है, क्या ये मोर देन 60 डेज इंडिया में रहा? हाँ सर रह गया, हाँ सर रह गया। अब भगवान से प्रार्थना करो, हाथ जोड़ो कि दूसरी कंडीशन ना सेटिस्फाई हो, क्योंकि दूसरी कंडीशन के बीच में एंड लिखा है। दोनों कंडीशन क्यूमुलेटिव सेटिस्फाई होगी तो ही रेजिडेंट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। हे भगवान इसे दूसरी कंडीशन मत सेटिस्फाई कराना, दूसरी कंडीशन मत सेटिस्फाई कराना। आओ देख लेते हैं दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन है और एंड से जुड़ी हुई है, मतलब दोनों कंडीशन क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर्स इंडिया में रहना चाहिए। आओ जरा देख लेते हैं 365 डेज टोटल क्या ये लास्ट 4 सालों में इंडिया में रहा है? आओ टोटल करके देखते हैं। 55 + 60 + 80 + 160, भाई ये जो इंडिया में रहा है वो टोटल कितना रहा है पिछले 4 सालों में? अरे भाई ये टोटल कितना रहा है पिछले 4 सालों में इंडिया में? 355। ओहो, ये लेस देन 365 है क्या? अरे चैट बॉक्स में बता दो, ये लेस देन 365 है क्या? यस, 10 दिनों से बच गया, नहीं तो रेजिडेंट बन जाता। यस, नितिन का जवाब बिल्कुल सही। 10 दिन से बच गया, बस 10 दिन से बच गया, नहीं तो रेजिडेंट बन जाता। क्योंकि दोनों कंडीशन क्यूमुलेटिव सेटिस्फाई करनी होती हैं। आपको 60 डेज तो उस साल में रहना है जिस साल की इनकम कंप्यूट करो, जिस साल का रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्यूट करो, उस साल का तो 60 डेज देखना है। ठीक है, और पिछले 4 साल का आपको 365 डेज देखना है। इसका कितना है? 355। तो बताओ बच गया? हाँ सर बच गया, यस सर बच गया। क्या ये नॉन रेजिडेंट कहलाएगा? जी हाँ, ये कहलाएगा नॉन रेजिडेंट। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा नॉन रेजिडेंट। क्या कहलाएगा भाई? नॉन रेजिडेंट। जरा यहाँ जहाँ आंसर लिखा है वहाँ पर लिखो जरा एक नोट। ठीक है, 2 लाइन लिखवाऊंगा, यहाँ लिखो एक नोट। आकाश मंडल कह रहा है 55 + 60 + 80 + 163 10 प्रीवियस ईयर स्टे मोर देन 60 डेज बट 4 प्रीवियस ईयर हिस्ट्री 3 फ्रेश, सो इन केस ही इज अ नॉन रेजिडेंट। वाह, आकाश मंडल ने पूरा जवाब लिख दिया। चलो भाई लिखो, नोट लिखो, एक नोट लिखो। मिस्टर एंडी was in India for less than 182 days. Mr. Andy was in India for less than 182 days, but more than 60 days. But more than 60 days. Full stop. Further, in last 4 years, he was in India. He was in India for
more than 365 days. He was in India for more than 365 days. Full stop. Hence, as per the additional condition given in section 61C, as per the additional condition given in section 61C, he is a non-resident. He is a non-resident. He is a non-resident. तो 61C के अकॉर्डिंग वो बन गया भाई नॉन रेजिडेंट.